एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती। इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज एन ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर एंड द टाइप्स ऑफ ऑफर। और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सेप्टेंस से। व्हाट इज एक्सेप्टेंस? नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू। मतलब जिस पार्टी को हमने प्रपोजल दिया और वो उस प्रपोजल को असेंट दे दे, अपनी उसको मान ले, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेड प्रपोजल। और जब एक प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर ले, वो क्या बन जाता है? हमारा प्रॉमिस। तो एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को कोई भी प्रपोजल दे, ऑफर दे, और दूसरी पार्टी उसके लिए अपनी असेंट दे दे, वो हाँ भर दे, तो वो क्या होता है? हमारा एक्सेप्टेंस। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड ऑफर। किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर दिया और जब तक उसको एक्सेप्टेंस ना मिले तब तक उसके पास राइट है कि वो उस ऑफर को रिवोक कर सकता है। मतलब जो अगर ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ मेरी कार परचेज करने के लिए, जब तक बी उसके लिए हाँ ना भर दे, हाँ की उसकी बी की असेंट ना मिले, तो ए के पास राइट है कि वो अपने ऑफर को वापस ले सकता है। दिस इज कॉल्ड राइट टू रिवोक द ऑफर। बट जैसे ही बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, उसके बाद ए कभी भी अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर पाएगा। देन हमारा आता है लीगल रूल्स रिगार्डिंग ए वैलिड एक्सेप्टेंस। किसी भी एक्सेप्टेंस को अगर वैलिड बनाना है तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? फर्स्ट इज इट कैन बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। जिस पार्टी को हम ऑफर देंगे सिर्फ वही ऑफर को क्या कर सकती है? एक्सेप्ट। हमने पढ़ा था ऑफर दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल ऑफर और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर में हम पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट करते हैं, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग आके, कोई भी पर्सन आके उसको क्या कर सकता है? एक्सेप्ट। उस केस में ऑफर को कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर सकता है। पर अगेंस्ट इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर में क्या होता है? हम किसी पार्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को ही ऑफर देते हैं, तो जिस पर्सन को हमने ऑफर दिया है सिर्फ उसी को वो क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। उससे अलावा कोई भी बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब हमने प्रपोजल दिया और सामने वाला बंदा हाँ भर रहा है, लेकिन उसी चीज के लिए नहीं जो हमने ऑफर दिया है, वो अपनी कोई कंडीशन लगा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे क्वालिफाइड। पर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस यहाँ पे नहीं चलती। एक्सेप्टेंस को अगर फुलफिल करवाना है, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करवाना है, तो वो अनक्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब जो प्रोमिसी है, जिसको हमने ऑफर दिया है, उसको कोई कंडीशन नहीं लगानी। अब फॉर एन एग्जाम्पल, ए ने ना हाउस सेल करने के लिए बोला बी को, वो उसने बदले में 10 लाख रुपीज मांगे। अब ए क्या बोलता है कि मैं अपना हाउस सेल कर दूंगा, पर बी ने क्या बोला कि मैं 10 लाख में नहीं, मैं तो 8 लाख में ही लूंगा। तो बी की इंटेंशन क्या है? जो ओरिजिनल ऑफर था ए का 10 लाख वाला, वो उसको कैंसिल कर रहा है और अपना एक कंडीशन लगा रहा है कि मैं सिर्फ 8 लाख में ही दूंगा। तो वो क्या नहीं है? वो अनक्वालिफाइड नहीं है, उसके लिए ए बाउंड नहीं है। अब ए की मर्जी है, अगर वो 8 लाख में बी को देना चाहे तो दे सकता है, अदरवाइज उसकी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। तो एक्सेप्टेंस को अगर हमें वैलिड बनाना है तो उसके लिए अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस चाहिए। देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जब तक हम अपने प्रोमिसर को, अगली पार्टी को यही नहीं बताएंगे कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो कभी भी उसके लिए बाउंड नहीं होगा। तो एक्सेप्टेंस क्या है? हमारी कम्युनिकेट होनी जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैंने किसी भी सप्लायर के पास पोस्ट से भेजा कि मेरे को इतना मटेरियल चाहिए। अब सप्लायर को वो भेजना था और उसने उसके ऊपर अप्रूव लिख दिया, पर उसने ना वो पोस्ट क्या करी, टेबल में के ड्रॉर में रख दी। और उसने इस इंटेंशन से करी थी कि कल वो मेरे पास सेंड कर देगा, पर बाय चांस वो भूल गया और वो लेटर मेरे तक पहुंचा ही नहीं। तो यहाँ पे जब उसकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुई, तो मैं उसके लिए बाउंड नहीं हूँ। तो अगर बाउंड करना है प्रोमिसर को, तो उसके लिए जरूरी है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो। देन आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मोड। अब जब प्रोमिसर अपना कोई ऑफर दे रहा है, तो उसने बताया कि अगर तुम्हें एक्सेप्टेंस देनी है तो इसी मोड के थ्रू देनी है। उसने कोई मोड बता दिया, तो जो प्रोमिसी है अगर वो उसे एक्सेप्ट करना चाहे तो उसे उसी मोड के थ्रू करना चाहिए जिस मोड के थ्रू से बोला गया है। पर अगर कोई भी मोड प्रेस्क्राइब नहीं है तो हम किसी भी वे से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ए ने बोला बी को कि जो तू मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेगा वो सिर्फ मैसेंजर के थ्रू करेगा, बट बी ने क्या किया, वो व्हाट्सएप के थ्रू से एक्सेप्टेंस दे दी। तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मोड प्रेस्क्राइब्ड है जैसे मैसेंजर, उसी के थ्रू उसको भेजना चाहिए। पर मान लो उसने व्हाट्सएप के थ्रू करी और प्रोमिसर ने उसको कुछ नहीं बोला, उसने मान लिया चलो कोई बात नहीं, तो उस टाइम पे प्रोमिसर बाउंड हो जाएगा। देन आता है टाइम। अब
कोई भी प्रपोजल दिया एक बंदे ने कि 1 महीने के अंदर तुम्हें इसको एक्सेप्ट करना है, उसके बाद ये ऑफर लैप्स हो जाएगा, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो 1 महीने के अंदर इसको क्या करे, एक्सेप्ट। पर अगर कोई प्रेस्क्राइब टाइम नहीं है तो हम लेते हैं रिजनेबल टाइम। रिजनेबल टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस होता है। ये कहीं भी लॉ में डिफाइन नहीं है कि रिजनेबल टाइम कितना होता है। तो जो एक्सेप्टेंस है, अगर तो टाइम स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड टाइम में हमें दे देनी चाहिए, और अगर कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है तो हमें रिजनेबल टाइम के अकॉर्डिंग उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देन मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अब हमने किसी को प्रपोजल दिया और हमने बोला कि अगर तुमने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी क्या मानूंगा, एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर वो बंदा चुप है, वो अपना आंसर नहीं दे रहा है, तो हम उसको उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे ना प्रीवियस कंडक्ट से पहले कंडक्ट ऐसा था, कोई पहले प्रॉमिस वगैरह की एक्सेप्टेंस हुई, जिससे ये पता लग जाता है हाँ हमारी साइलेंस ही क्या है, एक्सेप्टेंस है। उस केस में वो पार्टी लायबल हो सकती है। अदरवाइज मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। जैसे एक अंकल ने अपने बेटे को बोला, उसके पास हॉर्स थे बहुत सारे, कि ये पार्टिकुलर हॉर्स तो मैं लूंगा तेरे से, और उसने बोला कि अगर तूने इसके बारे में मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगा कि तूने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब नेफ्यू ने कोई जवाब दिया ही नहीं उसके अंकल को, तो उसके बाद क्या हुआ, नेफ्यू ने वैसे ना ये हॉर्स सेल करने के लिए अपने ऑक्शनर को बुलाया और उसको बोला कि ये पार्टिकुलर हॉर्स तुम सेल मत करना किसी अदर पार्टी को, क्यों, क्योंकि ये उसने अंकल के लिए रख रखा है। पर ऑक्शनर ने बाय मिस्टेक क्या किया, उस हॉर्स को भी सेल कर दिया। अब अंकल है जो, उसने क्या किया, केस किया अपने नेफ्यू के ऊपर। पर हेल्ड ये हुआ, कोर्ट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन ये निकला कि नेफ्यू उसके लिए बाउंड नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने उसकी एक्सेप्टेंस दी ही नहीं थी। उसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। पर इसके एक्सेप्शन में एक एग्जांपल है। उसमें क्या है, मैगजीन शुरू करवाई, ए बंदा है कोई, उसने अपनी मैगजीन शुरू करवाई और उसकी सब्सक्रिप्शन ली उसने 1 महीने के लिए। लेकिन ना जो मैगजीन वाले थे उन्होंने 5 महीने तक लगातार उसको मैगजीन सेल करी और वो उसको यूज भी करता गया। उसने उसका कॉन्ट्रावेंट भी नहीं किया कि मैंने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था तो आप मुझे क्यों दे रहे हो, वो उसको यूज करता रहा। अब वो मना नहीं कर सकता उस मैगजीन की पेमेंट के लिए ये कह के कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो 1 महीने के लिए, मैं 5 महीने की पेमेंट नहीं करूंगा। वो ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि उसके कंडक्ट से, जैसे वो यूज करा था, मना नहीं करा था, उससे इम्प्लाइड हो गया कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, इम्प्लाइड कंडक्ट। कई बार क्या होता है, हम ना ऐसा कुछ काम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी एक्सेप्टेंस शो हो जाती है, हमें उसमें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने सप्लायर के पास कोटेशंस वगैरह सेल करी कि मुझे इतनी प्राइस में इतनी मटेरियल चाहिए, और उसने क्या किया, मुझे जवाब नहीं दिया कि मैं ये सेल करने के लिए रेडी हूँ, सीधा उसने मेरे पास गुड्स भेज दी। तो उसने क्या कर दिया, परफॉर्मेंस कर दी। तो उसके कंडक्ट से ये इम्प्लाइड हो गया कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लिया है, एक्सेप्टेंस कर लिया है। उसने उसमें मुझे बोल के नहीं बताया कि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बल्कि उसके कंडक्ट से, उसने जो मेरे पास डिलीवरी कर दी गुड्स की, उससे शो हो गया कि हाँ उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दिया। तो कई बार क्या होता है, हमारे कंडक्ट से या इम्प्लाइड कंडक्ट से क्या हो जाता है, शो हो जाती है हमारी एक्सेप्टेंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब हमने जब ऑफर की एसेंशियल्स और एक कम्युनिकेशन की एक्सेप्टेंस की एसेंशियल्स पढ़ी थी, तो उसमें कॉमन पॉइंट था दोनों में कि ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का कम्युनिकेट होना जरूरी होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि कब ऑफर को और एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट माना जाएगा, कब उसकी कम्युनिकेशन पूरी मानी जाएगी और उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। अब जब प्रोमिसर दूसरी पार्टी को ऑफर देता है तो कब उसकी कम्युनिकेशन पूरी मानी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जैसे ही प्रोमिसर कोई ऑफर देगा और प्रोमिसी को वो रिसीव हो जाएगा, प्रोमिसी की नॉलेज में अगर वो ऑफर आ जाए उसी टाइम से वो कम्युनिकेट माना जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अब ए ने बी को एक ऑफर दिया बाय पोस्ट। पोस्ट उसने डाली 8 तारीख को, पर बी को वो मिली 10 तारीख को। तो अब उसकी एक्सेप्टेंस 8 तारीख को नहीं बल्कि 10 को मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि वो बी तक ऑफर कब पहुंचा, 10 तारीख को। पर अब इसके अगेंस्ट में एक केस है, जैसे मान लो 10 तारीख को उसने वो पोस्ट ले ली पर उसने पढ़ी वो 12 तारीख को, तो उसकी नॉलेज में कब आई वो ऑफर, 12 तारीख को। तो अब वो ऑफर की कम्युनिकेशन कब मानी जाएगी, 12 तारीख को। तो इसका क्रक्स क्या निकलता है कि जिस दिन ऑफरी को या फिर प्रोमिसी को ऑफर की नॉलेज हो जाए, ऑफरी को पता लग जाए कि हाँ उसको एक ऑफर मिला है,
उसी दिन से कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मान लिया जाता है। देन आता है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब अब किसी पार्टी ने, प्रोमिसर ने ऑफर दिया था और ऑफरी क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसकी एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी कि वो हो चुकी है। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, बाय एक्ट, मतलब या तो वो ऑफरी रिटर्न में, ओरल में, टेलीग्राम के थ्रू, ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू वो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो जिस दिन भी वो दे देगा और उसको पता लग जाएगा सामने वाली पार्टी को, यानी कि हमारे केस में प्रोमिसर को, वो क्या मान लिया जाता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो चुकी है बाय एक्ट। सेकेंड केस होता है बाय ओमिशन, मतलब हम किसी को कुछ ना करने के लिए नेगेटिव वे में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बाय ओमिशन, जैसे उसमें एक एग्जाम्पल दिया था मैंने पहले कि एक गाड़ी वाले ने स्कूटर वाले को ठोक दिया और बाद में उसने क्या बोला, तू कोर्ट में मत जाइए, मैं रिपेयर चार्जेस दे दूंगा, तो होता है बाय ओमिशन, उसमें हमें कुछ ना करने की बात होती है। थर्ड हो सकता है बाय कंडक्ट। बाय कंडक्ट कैसे, हमारे एक्शन से, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, वेइंग मशीन रखी होती है, उसमें क्या होता है, कोई भी बंदा जाके उसमें कॉइन डाल के, पैसे डाल के वो क्या कर सकता है, अपना वेट मेजर कर सकता है, तो यहाँ पे क्या है, कंडक्ट से लग रहा है। अब वो वेइंग मशीन ये थोड़ी ना बोलेगी कि मैं तेरे को तेरा वेट नहीं मेजर करके दूंगी। हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो कैसे कम्युनिकेट हुई, जैसे हमने उसके अंदर कॉइन डाला और वो हमारा क्या बताएगी, बदले में वेट बता देगी, तो ये हमारा बाय कंडक्ट होता है, हमारे पैसे डालते हैं वो क्या बता देगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और वो हमारा वेट बता देगी। देन जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो दो वे से हो सकता है, एक होता है एज अगेंस्ट प्रोमिसर एंड सेकंड एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। अब प्रोमिसर के केस में क्या है, उसने प्रोमिस दिया और सामने वाली पार्टी क्या करी, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसे ही सामने वाली पार्टी ने यानी कि प्रोमिसी ने उसकी एक्सेप्टेंस के लिए उस लेटर को या फिर उस मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए डाल दिया, तो वो क्या मान लिया जाता है, प्रोमिसर की तरफ से एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हो चुकी है। और अगर हम एक्सेप्टर की बात करें, जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, उसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, जब वो प्रोमिसर की नॉलेज में आ जाएगी। मतलब जैसे ही एक्सेप्टर ने बाय पोस्ट, बाय ईमेल जैसे ही अपनी हाँ भरी, वो क्या मान लिया जाएगा, प्रोमिसर की तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो चुकी है, प्रोमिसर उसके लिए उसी टाइम से बाउंड हो जाएगा। पर एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होती है जब वो प्रोमिसर की नॉलेज में आ जाती है। एग्जाम्पल, अब इसमें हो सकता है कि सेंट बाय लेटर और पोस्ट, मान लो जो प्रोमिसी है उसने एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट सेंड करी है, तो जैसे ही उसने वो पोस्ट ऑफिस में डाली, प्रोमिसर के लिए वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी, उसकी कम्युनिकेशन हो जाएगी, प्रोमिसर उसी दिन से बाउंड हो जाएगा जिस दिन प्रोमिसी ने क्या किया है, उस पोस्ट को डालना है। लेकिन अगर एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो प्रोमिसी है उसकी तरफ से वो कम्युनिकेशन कब मानी जाएगी, वो कब बाउंड होगा, जब प्रोमिसर को वो पोस्ट मिल चुकी है और वो उसने पढ़ ली है। तो जैसे एग्जाम्पल, टेलीग्राम से मैंने मैसेज सेंड किया, उसमें क्या है, जैसे ही मैंने मैसेज सेंड किया, जो मैं तो प्रोमिसी हूँ, पर जो मेरा प्रोमिसर है उसके लिए उसी दिन से बाउंड क्रिएट होगी जिस दिन मैंने वो मैसेज सेंड किया। पर मान लो उसने वो मैसेज पढ़ा शाम को, मैंने भेजा था सुबह, उसने पढ़ा शाम को, तो मेरे लिए वो एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, जब वो पढ़ चुका है, जब मतलब शाम को। तो प्रोमिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है, जैसे ही एक्सेप्टर ने उसको ट्रांसमिट कर दिया, और एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब मानी जाती है, जैसे ही प्रोमिसर ने उसको पढ़ लिया, उसको उसकी नॉलेज हो गई। ऐसे हम टेलीफोन, टेलेक्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। उसमें क्या होता है, इंस्टेंटली हमारी कम्युनिकेशन हो जाती है, क्योंकि अगर हम फोन पे सीधा बता देंगे अगले बंदे ने हमें ऑफर दिया या फिर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ या ना, इंस्टेंटली हो जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसमें एक्सेप्टर और प्रोमिसर दोनों की जो लायबिलिटी है वो सेम टाइम पे क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। देन हमारा आता है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं स्पेशली, लेकिन वो ना हमें एक्सप्रेस करके नहीं बताते, वो टैसिटली, मतलब अलग से हम कुछ नहीं बताएंगे, ये मान के चलते हैं कि सामने वाली पार्टी को उनकी नॉलेज होगी। जैसे एग्जांपल में, हम जब एयर से ट्रैवल करते हैं बाय एयर, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो स्पेशल कंडीशंस होती हैं वो उसकी टिकट के पीछे लिखी होती हैं।
तो जैसे ही जो बंदा क्या करेगा, टिकट को खरीदेगा, ऐसा मान लिया जाएगा उसने उन स्पेशल कंडीशंस को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब कोई भी ऑफिसर वहाँ का या फिर कोई भी एम्प्लॉय वो अलग से नहीं बताएगा जब वो बंदा टिकट खरीद रहा है कि तुम्हें ये कंडीशन को फॉलो करना है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही उसने टिकट खरीदी वो उसके लिए बाउंड हो जाता है। तो इसमें हम एक्सप्रेसली मतलब स्पेसिफाई करके कोई भी कंडीशंस को नहीं बताते हैं। इसमें मान लिया जाता है, प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि उसने उस चीज़ को पढ़ लिया होगा। आगे आता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें बोला है कि अगर प्रोमिसर है कोई एक कंडीशंस लगाता है तो वो लगा सकता है, पर उसको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट। अगर अगली पार्टी को उसके बारे में नोटिस ही नहीं होगा कि ऐसी भी कुछ कंडीशन है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कभी भी बाद में एनफोर्सेबल नहीं हो सकती। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब ए ने बी को क्या बोला था, बी क्या है, रेलवे का मालिक है, रेलवे मैनेजर है। तो उसने क्या बोला कि मेरे गुड्स तुम्हें दूसरी प्लेस पे क्या करना है, सेंड करना है। अब वो उसके लिए मान गया, पर उसने पहले तो कुछ नोटिस दिया नहीं। बाद में जब ए ने वो गुड्स डिलीवर कर दिया, उसके बाद वो बाय लेटर वो क्या बोलता है कि अगर ये गुड्स लॉस्ट हो जाएं तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड होगी। तो इस केस में जो ए है वो उसके लिए बाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उस कंडीशन को पहले स्पेसिफाई नहीं किया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे ए जो बी है वो ये नहीं बोल सकता अगर गुड्स लॉस्ट हो जाए कि मैंने तो तुम्हें बता दिया था मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है, वो चीज़ वैलिड नहीं है। ए को अपने राइट्स हैं, वो क्या कर सकता है, अगर लॉस्ट होता है तो उस क्लेम ले सकता है बी से। अब हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बजाय अगर हम कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस कर दें तो वो भी क्या मान लिया जाता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई पार्टी परफॉर्मेंस कर दे तो कई केसेस में ऐसा होता है कि उसकी परफॉर्मेंस को ही उसकी एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में एक एग्जाम्पल पढ़ा था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक एंड स्मोक बॉल कंपनी। उसमें उस लेडी ने क्या किया था, जो कंपनी ने अपनी स्मोक बॉल्स बताई थी और ये बोला था कि इससे कोई इन्फ्लुएंजा नहीं होगा अगर तुम इस मेडिसिन को यूज़ करते हो, और फिर भी उस लेडी को क्या हो गया था, इन्फ्लुएंजा। तो उस टाइम पे वो कंपनी को अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे रही थी कि मैं तुम्हारी जो कंपनी है उसकी बॉल्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ, फिर भी मुझे अगर इन्फ्लुएंजा हुआ तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि उसने सिर्फ क्या किया था, अपनी परफॉर्मेंस दी थी, उसने बॉल्स यूज़ की थी, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया था। तो उस केस में उसकी परफॉर्मेंस, उसका उन बॉल्स को कंपनी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यूज़ करना ही उसकी क्या थी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जैसे उस केस में क्या हेल्ड हुआ कि कोई भी अगर ऑफर है उसमें ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि उसकी परफॉर्मेंस करते ही हम ये मान लेते हैं कि उस ऑफर की क्या हो सकती है, एक्सेप्टेंस। उसके लिए अलग से बोल के या फिर रिटर्न में या इम्प्लाइडली कोई हमें एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन सम केसेस कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस इज डीम्ड टू बी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। देन हमारा पॉइंट आता है रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब ऑफर और एक्सेप्टेंस के लिए हमने इतने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े हैं कि कितनी कब उसकी कम्युनिकेशन मानी जाती है, उसके रूल्स, कैसे हम उसको दे सकते हैं, उसके रूल्स। अब कुछ रूल्स हैं उसकी रेवोकेशन के लिए। रेवोकेशन मतलब किसी भी ऑफर या एक्सेप्टेंस को तोड़ना, उसको वापस लेना। अब एक पार्टी ने कोई भी ऑफर दिया, वो कब तक उसको रिवोक कर सकते हैं, कब तक अपने ऑफर को, या फिर दूसरी पार्टी कब तक अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले सकती है, कैसे उसको रिवोक कर सकती है। तो पहले बात आती है एज अगेंस्ट पर्सन हु मेक्स इट। अगर कोई बंदा या तो वो अपने ऑफर की या फिर एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कर रहा है, वो उसको रिवोक कर रहा है, तो उसके लिए वो रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी, जैसे ही वो उसके लिए क्या कर देगा, अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए सोर्स में रख देगा। मतलब जैसे मान लो अगर पोस्ट से हमें रिवोक करना है, तो जैसे ही जो पर्सन रिवोक करना चाहता है उसने वो पोस्ट डाल दी, वो क्या मानी जाएगी, उसकी रेवोकेशन। पर एज अगेंस्ट पर्सन टू हुम इट इज मेड, मतलब जिस पार्टी को हमने वो लेटर दिया है, या तो रेवोकेशन का, रेवोकेशन भी किसकी, या तो ऑफर की या फिर एक्सेप्टेंस की, तो वो कब मान ली जाएगी, जब वो उसकी पर्सन की नॉलेज में आ जाएगी। मतलब अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, रेवोकेशन देता है, वो किसकी हो सकती है, ऑफर की भी और एक्सेप्टेंस की भी। मतलब प्रोमिसर भी दे सकता है और प्रोमिसी भी। तो उसके अगेंस्ट वो रेवोकेशन कब कंप्लीट होगी, जिस दिन वो क्या कर देगा, ट्रांसमिट बाय पोस्ट भी हो सकती है, या फिर वो ईमेल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, किसी भी वे में वो कर सकता है।
तो जैसे ही वो अपना मैसेज ट्रांसमिट कर देगा, उसको भेज देगा, वो क्या मानी जाएगी, रेवोकेशन उसके लिए कंप्लीट। पर एज अगेंस्ट पर्सन टू हुम इट इज मेड, अगर प्रोमिसर रिवोक कर रहा है अपने ऑफर को, तो प्रोमिसी के लिए कब वो मानी जाएगी, जब वो उसकी नॉलेज में आ जाएगी। तो जैसे ही उस पर्सन को वो रेवोकेशन ऑफ ऑफर या एक्सेप्टेंस मिलेगा, जैसे उसकी नॉलेज में आ गया, उसके लिए भी वो रेवोकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। एग्जाम्पल, अब मैंने टेलीग्राम के थ्रू अपने ऑफर को रिवोक किया, वापस लिया, तो मेरे लिए वो ऑफर की रेवोकेशन कब कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही मैंने उस मैसेज को भेज दिया। पर सामने वाली पार्टी जो मेरे अगेंस्ट है, उसके लिए वो रेवोकेशन कब पूरी होगी, जब उस मैसेज को पढ़ लेगा। अब मैंने तो सेंड कर दिया, मान लो उसके पास इंटरनेट ना हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसने उस टाइम नहीं बल्कि अगले दिन उस मैसेज को देखा, तो उस बंदे के लिए रेवोकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब उसने वो पढ़ लिया, यानी कि नेक्स्ट डे। मेरे लिए कब मान ली जाएगी, जिस टाइम पे मैंने उसको सेंड कर दिया। नेक्स्ट हमारा था ऑफर कैन रिवोक हिज ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड इवन बिफोर द डेफिनाइट टाइम। अब जो ऑफर है, जब तक कि उसके ऑफर को एक्सेप्ट ना कर लिया गया, ऑफर ने कोई ऑफर दिया और उसको एक्सेप्ट सामने वाली पार्टी ने नहीं किया, वो उसको क्या कर सकता है, रिवोक। बेशक से उसने उसके लिए कोई डेफिनाइट टाइम पीरियड दिया हो और वो उससे पहले उसको रिवोक कर रहा हो, वो मान लिया जाएगा। जैसे अब मैंने ऑफर दिया कि 6 बजे तक का टाइम है तेरे पास, किसी भी पार्टी को दिया 6 बजे का टाइम पीरियड है, तू मेरे को अपना जवाब दे दियो, और मैं चाहता हूँ कि 4 बजे से पहले ही उसको रिवोक करना। अगर मैंने उसको रेवोकेशन का लेटर दे दिया 4 बजे से पहले, या उसको मतलब पहुंचा दिया अपना मैसेज, तो वो क्या मान लिया जाएगा, रिवोक मान लिया जाएगा। सामने वाली पार्टी ये नहीं बोल सकती कि तुमने 6 बजे तक का टाइम पीरियड दिया था, मैं तो इसको एक्सेप्ट करूंगा ही और तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, ऐसा नहीं है। अगर डेफिनाइट टाइम पीरियड दिया है और वो एक्सेप्टेंस क्या ना हुई हो, एक्सेप्ट ना हो वो ऑफर, तो उसको क्या मान लिया जाता है, डेफिनाइट टाइम पीरियड से भी पहले हम उसको रिवोक कर सकते हैं। देन रेवोकेशन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट और टेलीफोन, दो केस आते हैं। अब जो इंडियन लॉ है और जो इंग्लिश लॉ है, अगर हम रेवोकेशन ऑफ ऑफर की बात करें वो सेम है, पर जब हम रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें उसमें कॉन्ट्रावेन है, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। इंडियन लॉ में क्या है, जैसे ही हम रेवोकेशन ऑफ ऑफर कब कर सकते हैं, जब तक कि वो सामने वाली पार्टी उसके लिए एक्सेप्ट ना कर दे, और सामने वाली पार्टी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया हमारे ऑफर को, वो कब तक रिवोक कर सकते हैं, जब तक कि वो प्रोमिसर की नॉलेज में ना जाए। तो मान लो अगर बाय पोस्ट हमने कोई लेटर सेंड किया कि मैं मतलब इसको आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, पर उससे पहले मैंने अपना मैसेज दूसरा भेज दिया टेलीग्राम या ईमेल के थ्रू कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो जो भी मैसेज पहले उसके पास पहुंचेगा प्रोमिसर के पास, मान लो हमारा ना करने वाला पहुंच गया, तो वो रेवोकेशन मान ली जाएगी। अब बेशक से उसको एक्सेप्टेंस का लेटर बाद में मिलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश लॉ में क्या है, ऑफर की तो सेम है रेवोकेशन, मतलब जब तक कि सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट ना करे वो रिवोक कर सकते हैं। पर उसमें क्या है, जो रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, इंग्लिश लॉ बोलता है जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस दे दी, वो चाहे बाय पोस्ट दी हो या बाय टेलीफोन दी हो, तो जैसे ही उसने पोस्ट वो डाल दी पोस्ट ऑफिस में प्रॉपरली स्टैंप वगैरह करके, तो उसी दिन से उसकी एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी, वो उसको रिवोक नहीं कर सकता। तो इसमें अगर हमने रेवोकेशन थ्रू पोस्ट करनी है, तो इंडियन लॉ क्या बोलता है, हम रेवोकेशन ऑफर कब कर सकता है, जब तक कि वो एक्सेप्ट ना हो, प्रोमिस उसको एक्सेप्ट ना करे। और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कब हो सकती है, जब तक वो पोस्ट प्रोमिसर के पास ना पहुंचे, उसकी कम्युनिकेशन ना हो। अगर हम टेलीफोन की बात करें तो इसमें रेवोकेशन का मेथड आता ही नहीं। क्यों, हमने टेलीफोन पे किसी को बोला कि मैं आपका ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ या फिर मैं आपको ये ऑफर देता हूँ, तो एट ए टाइम वो कम्युनिकेट हो चुका है। टेलीफोन के थ्रू जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो इंस्टेंटली बन जाता है, तो उसमें क्या है, रिवोकेशन का मेथड नहीं आता, उसमें कोई रिवोकेशन की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं, चाहे वो हम ऑफर की बात कर लें या फिर एक्सेप्टेंस की। क्यों, क्योंकि उसमें इंस्टेंटली क्या हो जाती है, हमारी कम्युनिकेशन डन हो जाती है। अब हमारा टॉपिक आता है मोड्स ऑफ रेवोकेशन। अगर हमें ऑफर को रेवोक करना है, उसको वापस लेना है, तो उसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्टली हमारा मेथड है बाय नोटिस। प्रोमिसर अपने ऑफर को रिवोक करने के लिए नोटिस दे सकता है प्रोमिसी को कि वो अब अपना ऑफर को नहीं रखना चाहता, वो उसको रिवोक कर रहा है। तो उस टाइम पे प्रोमिसर क्या है, किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो ऑफर रिवोक हो चुका है उसको प्रोमिसी कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर इसमें वही कंडीशन आ जाती है कि उसको जो नोटिस है वो कब देना पड़ेगा, प्रोमिसी की एक्सेप्टेंस से पहले। देन आता है बाय लैप्स ऑफ टाइम।
अब मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या, अपने प्रपोजल में क्या किया था, टाइम स्पेसिफाई किया था। जैसे मैंने बोला था 1 वीक तक तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर प्रोमिसी 1 वीक के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो उसको लैप्स ऑफ टाइम बोलेंगे कि टाइम निकल चुका है। उस टाइम पे वो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है। अब इसके अगेंस्ट एक सिचुएशन आती है, मान लो उस में कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो हमने बोला रिजनेबल टाइम, तो ये नहीं कि मतलब हम उसका वेट ही करते रहेंगे। अब प्रपोजर ने क्या बोला, कोई भी ऑफर दिया और ये नहीं है कि वो उसका वेट करता ही रहेगा उसके एक्सेप्टेंस का, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली विद इन थोड़े दिन बाद, रिजनेबल टाइम पीरियड के बाद, वो उस ऑफर को ऑटोमेटिकली रिवोक मान सकता है। अब नेक्स्ट पार्टी जैसे 1 साल बाद आके ये नहीं बोल सकती कि मुझे तुझे ये ऑफर दिया था और मैं इसको अब एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एक पर्सन ने, वो कब किया था, जून मंथ में। कंपनी ने उस टाइम पे तो उसको शेयर्स दिए नहीं, और बाद में कंपनी क्या करे, नवंबर में शेयर्स की अलॉटमेंट कर रही है, तो इसका टाइम पीरियड कुछ ज़्यादा होगा नवंबर और जून का। तो नवंबर में वो क्या नहीं है, अपनी अलॉटमेंट के लिए सामने वाली पार्टी को क्या बाउंड नहीं कर पाएगी ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम। देन आता है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अब प्रोमिसर ने ऑफर देते टाइम एक बोला था कि जब तुम इस कंडीशन को फुलफिल करोगे उसके बाद ही इसको एक्सेप्ट कर पाओगे, तभी वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मान लो जो प्रोमिसी है वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, रेवोकेशन ऑफ ऑफर। अब मैंने प्रपोजल दिया था ए को कि मैं तुम्हारा हाउस परचेज करने के लिए रेडी हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मुझे हाउस के जो कागजात हैं, जो तुम्हारी ओनरशिप के जितने भी कागज वगैरह हैं, वो तुम्हें मुझे दिखाने पड़ेंगे। अब मान लो वो हाउस के कागज मुझे नहीं दिखाता है, तो ये कंडीशन को वो रिवोक कर रहा है, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑफर है वो क्या हो जाएगा, रिवोक। देन बाय डेथ और इंसैनिटी। अब प्रोमिसर ने ऑफर दिया और उसके बाद या तो वो इंसेन हो गया, मतलब अनसाउंड माइंड का, या फिर वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। उस टाइम पे अगर प्रोमिसी को उसकी नॉलेज है तो मान लिया जाएगा जो ऑफर है वो रिवोक हो चुका है। अब जो ऑफरी है या फिर प्रोमिसी है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये नहीं बोल सकते कि इसकी आपको एक्सेप्ट फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी प्रॉमिस की। अगर उसकी डेथ और इंसेनिटी उसकी नॉलेज में आ चुकी थी तो वो क्या हो जाएगा, रिवोक। देन बाय काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या होता है, प्रोमिसर जो अपना ऑफर देता है और प्रोमिसी उसमें कुछ कंडीशन लगा दे, मतलब जो ओरिजिनल ऑफर था उसको एक्सेप्ट ना करे बल्कि अपनी कुछ कंडीशन लगा दे, तो उस टाइम पे ओरिजिनल ऑफर की क्या हो जाती है, रेवोकेशन। देन बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब मोड। अब प्रोमिसर ने जब ऑफर दिया उस टाइम पे मोड प्रेस्क्राइब किया था, पर अगर प्रोमिसी उस प्रेस्क्राइब्ड मोड के अकॉर्डिंग अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता है तो उसको क्या मानेंगे हम, रेवोकेशन ऑफ ऑफर। देन बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। अब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया वो सही था, लीगल था, पर बाद में कुछ ऐसी कंडीशन आई कि लॉ ने उस मैटर को, हमारे जो ऑब्जेक्ट था कॉन्ट्रैक्ट करने का, उसको ही इलीगल बोल दिया, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ऑफर जो है वो क्या हो जाएगा, रिवोक। तो सब्सिक्वेंट इलीगलिटी की वजह से भी ऑफर क्या हो जाता है, रिवोक। तो दीज वर द बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे जो कि रिलेटेड है कंसिडरेशन से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।